अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आज हम गर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसको मैदे की जलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है और आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। होती बेसिकली डाइटरी रीजंस की वजह से ही है। तो इसमें काफ़ी सारे डाइटरी फैक्टर्स हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने पड़ेंगे या अपनी डाइट से निकालने पड़ेंगे, और कुछ जो है आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। किस टाइम पे आप खा रहे हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी कि आपके जो मैदे की जलन है ना, उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। आपका जो है ना जलन एक तो स्टमक में कांस्टेंट नहीं रहती होगी। ठीक है, खाना अक्सर आपको लगता होगा कि मुंह में आ रहा है, जैसे समटाइम्स लगता है ना, जैसे वॉमिट जो है वो आपको मुंह में आ रही है फिर वापस चला जाता है, स्टफ लाइक दिस। इसके अलावा आप जब लेटते हैं तब भी जलन शुरू हो जाती है, खाना खाते साथ आप लेटते हो तब जलन शुरू हो जाती है। और समटाइम्स जलन की वजह से सर दर्द भी शुरू हो जाता है। जब कंसिस्टेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे आपकी जलन रहेगी तो अक्सर उससे सर दर्द भी शुरू हो जाता है। समटाइम्स जलन की वजह से इतनी पेट में दर्द होती है कि वो लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो, लेकिन वो दिल में पेन नहीं हो रही होती। वो असल में आपके जो होता है ना एसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको कहते हैं, जो एसोफेगस और स्टमक के बीच में एक ना थोड़ा सा मसल का एरिया होता है, वहाँ पे जो है ना उसमें पेन होती है जब एसिड बार बार वहाँ से गुजरता है। अब ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जो स्टमक की एसिडिटी है ना, वो स्टमक के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर वो स्टमक से ऊपर जाएगी तो वो वाली जो स्किन है एसोफेगस की, और वो जो सारी लाइक अपर मोस्ट जितनी भी स्किन है इंक्लूडिंग योर माउथ, उसकी रेजिस्टेंस नहीं है टू द एसिड ऑफ द स्टमक। जितने स्ट्रॉन्ग लाइनिंग आपके स्टमक की है उतनी जो स्ट्रॉन्ग लाइनिंग है वो बाकी सारे ऑर्गन्स की नहीं है। ठीक है, तो स्टमक एसिडिटी वापस बार बार अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो सेल्स हैं ना एसोफेगस के, माउथ के, वो भी डिस्ट्रॉय होंगे, उन पर भी असर आएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको लॉन्ग टर्म नहीं जाने देना। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको कंसिस्टेंट जलन रहने लग गई है, महीने में एक दफ़ा हो जाना, 2 दफ़ा हो जाना, समटाइम्स आप बाहर का खाना खाते हो, अक्सर लोगों को बड़ी ईद के बाद ये इशू होता है, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आपको डेली लाइफ में ये इशू हो रहा है ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपना लाइफस्टाइल या अपना फूड जो है उनके अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये चीज़ बढ़ जाती है और बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इसको शुरू में ही आपने रोक लेना है, शुरू में ही कवर कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी मैं डिस्कस करूँगी और कुछ स्ट्रेस रिलेटेड बातें भी आपसे डिस्कस करूँगी कि क्यों स्ट्रेस की वजह से आपका जो ये एसोफेजियल रिफ्लक्स है वो हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने लेट नाइट खाना नहीं खाना। आफ्टर 10 PM हमारा जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव, वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको आपने जो है स्लो डाउन ही रहने देना है, और उसमें कोई भी ऐसा हैवी उस टाइम पे ईटिंग नहीं करनी। ये मैं रेगुलर बेसिस की बात करें, वंस इन अ ब्लू मून अगर आप बाहर से खा लेते हो या ओवर ईटिंग कर रहे हो तो दैट्स फाइन। रेगुलर बेसिस पे आपने नहीं करनी। उससे ये होगा कि 10 PM के बाद क्योंकि हमारा सिस्टम सारा स्लो डाउन हो जाता है, तो हमारी बॉडी में ना कैपेसिटी नहीं होगी कि जो भी फूड्स आप खा रहे हो उसको ऑप्टिमली डाइजेस्ट अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वो खाना काफ़ी देर स्टमक में पड़ा रहेगा, फिर इवेंचुअली वो जलन ही प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने अक्सर गर्ड के पेशेंट्स में देखी है वो ये है कि ना ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टमक का जो है वो 1/3 हिस्सा आपने खाली छोड़ना होता है। उसकी रीज़न है, जब स्टमक डाइजेस्ट करता है ना तो स्टमक बहुत ज़ोर से पंप करता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब स्टमक बहुत ज़्यादा भरा होगा और वो पंप करेगा तो खाना वापस आएगा, एसिड वापस आएगा। इसको प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि आप जो है ना अपने स्टमक का कुछ हिस्सा वो खाली रखेंगे। स्पेशली जब आप इनिशियली इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं ना गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की, तो शुरू में आपने छोटे छोटे मील्स लेने हैं दिन में 6 टाइम। कि अक्सर लोग जो है ना वो खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। ठीक है, या दोपहर को सो जाते हैं या रात को सो जाते हैं। इस ये नंबर 1 कॉज़ है आपके जो एसिडिटी है ना वो होने की। असल में जब ये सारी गेम होती है ब्लड फ्लो की। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा ब्लड फ्लो सारा का सारा हमारे स्टमक की तरफ, इंटेस्टाइन्स की तरफ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ताकि ऑप्टिमली डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हो सके। अब यही ब्लड फ्लो अगर जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा अगर आप सो जाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है ना आपका डाइजेशन का, जो ऑप्टिमम होना था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, खाना पड़ा रहेगा स्टमक में, बड़ी देर पड़ा रहेगा और उससे यही होगा कि आपको जो है ना फिर वो इवेंचुअली जलन करना शुरू हो जाएगा। कुछ खाने भी ऐसे होते हैं फूड्स कंसिस्टेंटली जो हमने हैबिचुअल किए हुए हैं, जैसे फ़ौरन खाने के बाद हम चाय पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर लोगों को जलन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपने खुद अपने स्टमक का हिसाब देखना है। कुछ लोगों को वैसी हाइपर एसिडिटी होती है, तो आपने किस तरीके से मैनेज करना है।
ये आपका पर्सनल मैटर है। कंसिस्टेंटली अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, राइजेक एक्सेट्रा, अपनी एसिडिटी को मैनेज करने के लिए, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। टू सम एक्सटेंट स्टमक की जो एसिडिटी है वो चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक की एसिडिटी पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप इसको नेचुरली मैनेज नहीं कर पा रहे या नहीं करेंगे, तो फिर एक्सटर्नल जिस भी चीज़ से मैनेज करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म जो है ना फिर बीमारियाँ लगेंगी। ठीक है, तो आप इसको शुरू में ही कवर अप कर लें और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपना लें कि आपको लॉन्ग टर्म बीमारी ना लगे। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बेबी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो जब बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और वैसे भी आपका जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो भी लूज़ हो जाता है, और ऑब्वियसली स्टमक जो है उसके कंटेंट्स आपने देखा होगा कि डाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है। डाइजेशन स्लो इसलिए होती है ताकि खाना ज़्यादा देर जो है ना वो इंटेस्टाइन्स में से, स्टमक में से गुजरता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है, अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अक्सर फीमेल्स को खाना जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है, या यही जलन का मसला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने भी यही करना है कि एक तो तकिया जो है अपना वो फुल ऊपर करके लेटें जब भी लेटें, और उसके अलावा 100% इसकी मैनेजमेंट डाइट के थ्रू नहीं होगी, स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी में हैं। एनीवे स्टिल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना, चाय अवॉइड करना, कैफ़ीन अवॉइड करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा फीका खाना खाने से, मिर्चें छोड़ने से, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे आप करेंगे, पर्सनलाइज मैनेजमेंट इसकी होगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो प्रेगनेंसी की वजह से जलन रहती है ना मैदे में, उसका थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब किताब होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिर वो जनरलाइज थेरेपी नहीं दी जा सकती, उसमें पर्सनलाइज थेरेपी देनी पड़ती है। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि आपने इसमें खाना क्या है। ठीक है, दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, स्पेशली जौ का दलिया जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा इसमें। उसमें कोशिश करनी है आपने कि बहुत ज़्यादा ऑयल, घी, चीनी नहीं डालनी, ये सारी चीज़ें जलन ज़्यादा करती हैं। ठीक है, तो आपने दलिया का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आप ब्राउन राइस अवेलेबल है आपको तो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि उसकी कीपिंग कम होती है, जल्दी ख़राब हो जाता है बाहर, तो अक्सर लोग वाइट राइस को प्रेफर करते हैं। स्टिल हाउएवर अगर आप ब्राउन राइस रख सकते हैं, कीप कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने लिए रखें, उसको करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से स्टमक की जो एसिडिटी होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने ना चिकन खा सकते हैं, टर्की अवेलेबल है वो खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, लेकिन आपने फ्राई करके नहीं खाना। फिर आपने सालन में पका के खाएंगे, और सालन में मिर्चें आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। मिर्चें जिस तरह की भी आप खाएंगे वो भी आपके मैदे में जलन प्रमोट करेंगी। ठीक है, फॉर सम टाइम जब तक आपका एसिडिटी मैनेज नहीं होती, थोड़ा सा खाना जो है ना आपने फीका खाना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है तो नमक आप थोड़ा सा ऐड कर लें, लेकिन आपने बाकी सारी चीज़ें जो है उनको केयर करनी है। उसके अलावा नॉन सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, वो कौन से होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में आपके ऑरेंजेस और उससे रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स होंगे ना वो आएंगे। इन सब में क्योंकि विटामिन सी एक्सेट्रा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो जलन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने ये वाले फ्रूट्स नहीं खाने। ठीक है, वो वाले फ्रूट्स खाएंगे जो थोड़े डेंस होते हैं या थोड़े वाटरी होते हैं। एसिडिटी को कंट्रोल करने में बनानास और मेलन्स जो है ना वो बेहतरीन रोल प्ले करते हैं, तो आप इसी को स्टिक करेंगे। ठीक है, बेसिकली स्टमक की एसिडिटी होती ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब प्रोटीन होता है ना स्टमक में, तो स्टमक के जो एसिड्स हैं ना दे हैव समथिंग टू वर्क ऑन। ठीक है, तो उससे ये होगा कि काफ़ी हद तक आपकी जो एसिडिटी है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो भी फूड्स आपको वर्सन कर रहे हैं ना सिचुएशन, जिसकी वजह से भी आपका जो एसिड है वो वापस एसोफेगस में आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वैसे एसोफेजियल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे और इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी इसके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। ठीक है, जो मना किए हुए फूड्स हैं ना, फ्राइड फूड्स, कॉफ़ी, सिट्रस फ्रूट, टमाटो, चॉकलेट, स्पाइसी फूड्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से आपकी एसिडिटी को वर्सन करता है। जब भी हम टेंशन वाली कंडीशन में आते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आपका पेट जो है ना वो एकदम से कस जाता है। ठीक है, और अक्सर आईबीएस के पेशेंट्स में ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है प्रॉब्लम। ठीक है, यूजुअली जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं ना, हमारी बॉडी के एकदम से एनर्जी लो हो जाती है और हमें चाहिए होते हैं एनर्जी हाई करने वाले फूड्स। ठीक है, तो एनर्जी हाई करने वाले फूड्स वही होते हैं जो हाई इन कार्बोहाइड्रेट, फैट
होंगे, ठीक है। प्रोटीन भी हम प्रेफर करते हैं, लेकिन नेचुरली हम शुगरी फूड्स की तरफ जाते हैं और हाई फैट की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, काइंड ऑफ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो आपने इस टाइम पे वो वाले फूड्स नहीं यूज़ करने हैं। और अगर आप स्ट्रेस में जो भी चीज़ खा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम क्योंकि डिस्टर्ब हुआ हुआ है स्ट्रेस की वजह से, तो वो कभी भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा। कोई ना कोई आपको गैस्ट्रिक इशू या आपको एंटेरिक इशूज़ में आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने प्रिवेंट करनी है। और अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में खाना नहीं खाना, थोड़ा सा पहले अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी वॉक कर लें, कुछ ना कुछ तरीके से अपने किसी ना किसी तरीके से ना अपना स्ट्रेस को पहले डाउन करें। फिर आपने खाना खाना है जो भी आपको रिकमेंड किया गया है वो, या नॉर्मल हालात में भी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोगों को जो एसिडिटी का मसला होता ही तब है जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की बड़ी केयर करनी कि अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट रेगुलर बेसिस पर रखना है। कोई भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे होगे ना, तो कम से कम 3 मंथ्स लगते हैं कि आपको जो परमानेंट चेंज है ना वो नज़र आना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा जो न्यूरल कनेक्शन है, जो ब्रेन सेल्स का कनेक्शन है ना, वो बन तो जाता है फर्स्ट टाइम भी जब आप रिलैक्सेशन टेक्निक करोगे ना, वो कनेक्शन तो उसी वक्त बन जाएगा, लेकिन उसको पक्का करने के लिए, उसको परमानेंट करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट फॉर 3 मंथ्स। लोग 1-2 दफ़ा करके छोड़ देते हैं, फिर लॉन्ग टर्म में उनको मसला ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म आपको सोल्यूशन मिले, लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे, रिलैक्सेशन स्टेट में रहे, और आप बेहतर से बेहतर एबल हो कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सको, अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सको, तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 3 मंथ्स। लेकिन सारी ज़िंदगी आपने एंजाइटी में गुजारी है, ठीक है। तो 1-2 हफ्ते में, 1-2 दिन में आपका काम नहीं होगा। इट टेक्स टाइम फॉर योर ब्रेन टू अडेप्ट टू न्यू बिहेवियर्स, ठीक है, किसी तरह के भी हों। आपकी बॉडी जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। आप जैसे ही ये डाइटरी अप्रोचेस अपनाएंगे ना, आपका इमीडिएटली जो भी मैदे की जलन का इशू है ना, वो आपको कम होता नजर आएगा और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी चाहिए हो तो काइंडली डीएम कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको मेरी टीम अप्रोच कर लेगी एंड वी विल स्टार्ट विद द डाइट थेरेपी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट रियली हेल्प्स मी आउट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।